फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान एक्सपी पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि शाम को 6 बज गए हैं और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मैथ्स की क्लास। हम आज यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम हमारा 15-16 अक्टूबर को होने वाला है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मैथ्स में 5 मार्क्स की हमारे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स की जो है हमारा डीआई अर्थात डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे। डीआई में 5-5 मार्क्स के हमारे 4 सेक्शन होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इन्हें हम आपको अगली सीरीज में डिस्कस करवा देंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक के सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, उस परीक्षा में कुल अंक क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा कि परीक्षा में कुल अंक क्या है। हमेशा हमारा जब कभी कुल अंक का मतलब ये होता है कि हमारा ये जो परीक्षा है, जो एग्जाम है हमारा, ये कितने अंकों का होने वाला है। तो हर एक परीक्षा अपने आप में अगर परसेंट में देखें तो वो 100% के बराबर मानी जाती है और कुल अंक जो होते हैं उन्हें भी हम 100% के बराबर मानते हैं। और हम एक कॉन्सेप्ट अपने पास नोट कर ले, हमेशा जितनी भी क्वेश्चन हम परसेंटेज के और अंकों के सॉल्व करेंगे उसमें हम ये ध्यान रखें कि जितने भी हमारे परसेंटेज होती है वो हमेशा अपने आप में एक नंबर के बराबर होती है। तो जो भी कभी परसेंटेज को हम हमेशा क्या करेंगे, किसी नंबर या कह सकते हैं किसी अंक के बराबर करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परीक्षा में क्या एक छात्र जो है उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे, परंतु 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र क्या है 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब पास होने के लिए अगर परसेंट की बात करें तो परसेंट की अगर हम बात करें तो उसे पास होने के लिए पास परसेंट हमारा कितना है, 36% है। पास होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए, लेकिन अब परसेंट की बात कर रहा है, वहीं पर अंकों में उसे कितने अंक आए हैं, 190 प्राप्त किए उसने। 36% जो हमारे पास यहाँ अंक प्राप्त हुए हैं ये किसके बराबर होंगे? अगर हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, यहाँ परसेंट बराबर क्या है, नंबर है। तो परसेंट बराबर हम यहाँ नंबर करें, 36% मिनिमम पासिंग है और यहाँ पर 190 अंक जब प्राप्त करता है तो वह फेल हो जाता है और उसे 35 अंक से, कितने अंक से, 35 से, तो 35 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट को, इस छात्र को पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? नंबर अगर देखा जाए, परसेंट देखें तो कितना चाहिए, 36, और अगर उसे हम अंकों में देखें तो हमारे पास 225। उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 225 अंक चाहिए। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर उसे पास होना है तो या तो कुल का 36% मिले या फिर नंबर में अगर देखें तो उसे 225 अंक मिलने चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कुल अंक, हमने पढ़ा कुल अंक का मतलब होता है कि 100%। परीक्षा कितने अंकों की, 100% का। अगर हमें 36% पता है तो हम 100% निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम हमेशा जब कभी भी परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1% निकालना वहां पर अनिवार्य हो जाता है। तो 225 को हम क्या करेंगे, 36 से भाग दे देंगे, 1% हमारा निकल आएगा। फिर अगर हम आगे देखें, पूछा क्या है, 100%, और अगर हमको 100% निकालना हो तो हम 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा क्वेश्चंस को हम लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो 100 से कट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर जो 100 से नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अगर हम इसे काटें तो सबसे पहले अगर हम इसको 4 से काटे तो 9 और 4 से काटे तो 25 आ जाता है, और फिर 9 से इस नंबर को काटे तो 9 से 2 और 9 बचे 45, मतलब कितना हो गया, 25 गुणे 25, अर्थात कितना हमारे पास आ गया, 625 अंक। अंक कितने आ गए, 625, कितना, परसेंटेज 100%। मतलब कुल परीक्षा जो है कितने अंकों की हुई थी, कुल अंक जो है परीक्षा के कितने हैं, 625 है। तो यहाँ पर ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि परीक्षा जो हमारे कितने अंकों की हुई है,
625 अंकों की ये परीक्षा करवाई गई, संपन्न हुई। तो ये हमारा जो पहला इस क्वेश्चन 1 का आंसर जो है हमारा वो ये है 625 अंक। ये परीक्षा हमारी कुल 625 अंक की थी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पर बताना है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। जितने भी परसेंटेज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले किसी एक को या जो भी हम अपने जो हमें सुटेबल लगता है उसे हम अपने आप में 100% या फिर 100 मान ले, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि ए की आय बी की आय का कितना है 25% अधिक है। तो फिर हम यहाँ पर सबसे पहले ए की आय बी की आय को कुछ माने, हम यहाँ मान लेते हैं कि जो बी की आय है या तो उसको 100% मान ले या फिर हम 100 मान लेते हैं। तो मानते हैं बी की आय कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है ए की आय क्या है बी की आय से 25% अधिक है। अब 25% 100 का 25% सभी को पता होगा 100 का 25% कितना होता है 25 होता है। तो फिर ये हमारी बात क्लियर हुई कि ए जो है ये कितना हो गया, ए बराबर हम लिख सकते हैं 100 तो बी से कितना 25% अधिक, मतलब बी तो होगा ही, उसका बी का 25% मतलब 25, कुल मिला के कितना आ गया 125। तो ए कितना हो गया अब 125, बी है 100 और ए है 125। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो बी की जो आय है वो ए की आय से, तो जिसकी आय से कंपेयर कराते हैं ए की आय से कितना प्रतिशत है बी की आय, ये पूछा गया है। तो जिससे कंपेयर कराते हैं उसे हम क्या करते हैं हमेशा नीचे रखते हैं और परसेंटेज में निकालना है किसको बी की आय परसेंटेज में। तो परसेंटेज ऑफ बी बराबर क्या है बी की आय कितनी दी गई है 100। किससे कंपेयर करा रहे हैं ए से, तो ए को हमेशा कहां रखेंगे नीचे 125 और परसेंट निकालने के लिए हमें पता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 25 से काटे तो 4 और 25 से काटे तो 5, 25 से काटे 100 को तो 20, कितना आ गया 80%। तो बी कितना है बी परसेंट कितना है ए का बी परसेंट कितना है 80% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। हमने ये बताया आपको सबसे पहले हम ये लिख लें कि परीक्षा कितने अंकों की हो रही है, वो परसेंट में कितना है या नंबर में कितना है। सबसे पहले जब कभी भी हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितनी चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं उसे हम लिख लें। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, एक तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाया कि परसेंट बराबर नंबर करने की कोशिश करते हैं हमेशा, पहली चीज एक लिख लिया हमने। दूसरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति परीक्षा के कुल अंक 45% प्राप्त करता है और फिर 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब अगर उत्तीर्ण होना है, उसे पास होना है, तो कितने अंक चाहिए 45% चाहिए कुल का, टोटल का। और उसके साथ साथ उसे कितना चाहिए 40 अंक। अनुत्तीर्ण हो गया 40 से, तो 40 और मिल जाते तो वो क्या व्यक्ति हो जाता हमारा पास हो जाता। तो हमें एक बात तो बिल्कुल क्लियर हुई कि 45% कुल अंकों का अगर मिल जाए और 40 अंक और मिल जाए तो हम पास हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है। तो फिर क्या कह रहा है पास होना है अगर तो कितना चाहिए 55% चाहिए कुल अंक का। तो कुल अंक का कितना चाहिए 55% चाहिए।
ये भी बात बिल्कुल क्लियर हुई। अब एक बात तो समझ में, दो कंडीशन यहाँ दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि 45%, 40 अंक या फिर 55%। तो दोनों कंडीशन क्या है, पास होने वाली है। तो हम इसे चाहे तो इसे हम इक्वल कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 55% कुल अंक, कुल अंक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर 45% कुल अंक। एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। और इसी के बराबर हमारा 40 अंक होने चाहिए। हमें कितने अंक चाहिए, 40 अंक और प्राप्त हो जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि 55% अंक मिल जाए या फिर 45% अंक के साथ 40% अंक, हम 40 अंक हमें और मिल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारा निकल आएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर। अगर हम देखें तो 55% को 45% को अगर 55% से घटा दे तो कितने परसेंट रहता है, 10%। तो 10% जो कुल अंक है हमारे, 10% जो कुल अंक है ये किसके बराबर हो जाएंगे, 40 अंक के बराबर हो जाएंगे। 40 अंक के बराबर हो जाएंगे। तो सभी जो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 10% जो कुल अंक है, 10% जो कुल अंक है हमारे किसके बराबर हो गए, यहाँ पे 40 अंक के बराबर हो गए, 40 अंक के बराबर हो गए। और यहाँ पूछा क्या है, अधिकतम अंक क्या है। हमने पढ़ा अधिकतम अंक कितना होता है, अधिकतम का मतलब हो गया 100%। तो अपने आप में कितना हो जाना चाहिए, 100% हो जाना चाहिए। और यहाँ दिया कितना गया है, 10%। 10% बराबर कितना दिया गया है, 40 अंक। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब 10% बराबर अगर हमारा 40 अंक दिया गया है तो फिर हम आगे इसका 100% कैसे निकालेंगे। 100% करने के लिए हम 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ अगर 10-10 से गुणा कर दें तो कुल अंक निकल आएंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 100%। और 100% मतलब कुल, और यहाँ पर गुणा करें तो कितना हो जाता है, 400 अंक। कुल कितने हो गए, 400 अंक। मतलब हमारे पास जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की हुई थी, 400 अंकों की परीक्षा हुई थी। तो ये चीज तो क्लियर होगी, परीक्षा हमारी 400 अंकों की हुई थी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पास होने के लिए कितने, अगर यहाँ पर अधिकतम अंक ना पूछ करके क्वेश्चन ये पूछ लेता कि पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियर बात पता चल गई, 55% अंक हमारे पासिंग थे। और हमको ये बात भी पता है कि 10% बराबर कितना है, 40 है। तो अगर 5% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5% बराबर अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 अंक हो जाएगा। यहाँ पर 5% सॉरी 20 हो जाएगा, 20 अंक आ जाएगा, 20 अंक आ जाएगा। 5% बराबर अगर 20% आ जाएगा तो 55% बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5% बराबर, सभी लोग मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर सिर्फ पासिंग अंक निकालना हो, यहाँ पर अधिकतम अंक ना पूछता, पासिंग अंक पूछता। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था, 55% चाहिए था। और अगर हम 55% ले आते तो हम क्या हो जाते, पास हो जाते। और मिनिमम हमारे पास कितना परसेंट है, 5%। 5% पे कितना बताया गया है, 20 अंक, 20 अंक चाहिए। और यहीं पर अगर 55 बनाना है तो उसे क्या करें, 11 से गुणा कर दें। 55% यहाँ बन जाएगा और कुल 11 से इधर गुणा कर दे तो 11 से गुणा करने के लिए 2 और यहाँ पर 210। तो परीक्षा में पासिंग अंक कितना था, 210। 210 अंक अगर हमारे परीक्षा में आ जाते 400 में से तो हम परीक्षा को पास कर लेते। ये बिल्कुल क्लियर बात हुई। अच्छा है, आज हम एक छोटी सी चीज सीख लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करें, 2 अंकों का अगर कोई शब्द होता है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमको 99 या फिर 11 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम 25 को गुणा कर दें 11 से। अगर 25 को 11 से गुणा करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये हम देखते हैं। जहां बिल्कुल क्लियर बात हुई, अगर 25 को 11 से गुणा करेंगे तो गुणा करने का एक तरीका है, जो नंबर हमारा यहाँ पहले लिखा है इसको इधर लिख दो, जो नंबर यहाँ आगे लिखा है दूसरे अंक पर उसको यहाँ पर आगे लिख दो, और इन दोनों को क्या करना है, इनको
जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग हमारे साथ कॉन्सेप्ट को सीखते रहें और जिनका एक टॉपिक जो है हमारा परसेंटेज का टॉपिक तैयार है वो हमारे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है अगर राजू की आय में उसके व्यय से क्या है 20% अधिक है तो उसके आय और व्यय की वृद्धि। अब चलिए हम ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं आय और व्यय क्या होता है। ये चीज तो सीधी सी क्लियर बात है कि अगर आय की बात करें जब तक हम कमाएंगे नहीं तो ना हम खर्च कर सकते हैं ना ही हम बचा सकते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जितनी भी चीजें हैं आय की बात करें तो आय अपने आप में कितनी होती है 100% हम मान लेंगे, क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगी तब तक ना हम खर्च कर सकते हैं ना ही हम बचत कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हम आय को कितना मान लेंगे, हमने बताया कि परसेंटेज में हर एक चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो आय कितनी हो जाएगी 100%। अब यही आय की बात करें तो अगर हम खर्च कर रहे हैं किसी चीज को तो उस खर्च करें या व्यय करें दोनों चीजें एक ही हैं। व्यय आय में व्यय और जो हमारा बचत है दोनों चीजों को अगर जोड़ दें तो हमारी आय निकल आएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज तो समझ में आई आय हमारी कितनी है अपने आप में 100% ना लेते उसको 100 मान लेते। मान लेते कि हम 100 रुपए कमाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। एक एग्जांपल के अगर हम किसी नंबर को अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर के मान के सॉल्व करें तो क्वेश्चन जो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन वो काफी इजी तरीके से सॉल्व होते हैं। जैसे कह रहा है आय क्या है 100 हो गई, तो अब आगे कह रहा है यदि उसकी अब क्या है उसके व्यय, अच्छा व्यय से 20% अधिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है व्यय से 20% अधिक है क्या आय। तो हम यहाँ मानते हैं कि जो व्यय है अपने आप में व्यय कितना रहा होगा 100 रहा होगा, तो आय कितनी हो गई होगी उसकी 20% अधिक मतलब 120 हो गई होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो फिर इसकी बचत कितनी होगी, हमने पढ़ा कि आय क्या होती है व्यय और बचत के सम के बराबर होती है, तो बचत इसकी कितनी हो गई 20 हो गई। बिल्कुल क्लियर बात। ये हो गई हमारी पहली चीज, पहली कंडीशन ये कह रही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि यदि उसकी आय 60% की वृद्धि होती है मतलब उसकी इनकम में 60% की वृद्धि। अच्छा हमने ये भी पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर अगर परसेंट निकाल लो किसी भी नंबर का तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं यहीं पर, फिर उनसे इरेज कर देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होगी किसमें आय में। आय कितनी है 120, तो ये अपने आप में कितना होगा देखा जाए तो ये 100% होगा। क्लियर है। अगर हम इसका 10% निकाले तो कितना हमारे पास आ जाएगा 12 रुपए भी समझ सकते हैं या फिर इसको अंक ही मान लेते हैं। तो 10% बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है 60% की वृद्धि होती है, तो अगर 6 से इधर गुणा कर दे तो ये 60 बन जाएगा, 6 से इधर गुणा कर दे तो इधर 60 बन 12 6 कितना होता है 72 होता है यहाँ पर, और ये कितना हो गया 60%। तो 60% की अगर इसमें वृद्धि की जाए 60% की वृद्धि की जाए अर्थात 72 की वृद्धि कर दी जाए। अब कंडीशन हमारी कैसी हो जाती है यहाँ पर बढ़ाने पर 72 बढ़ गया तो कुल हमारे पास कितना आ गया 2 9 और 192। दूसरी कंडीशन हमारी ये कह रही कि अब हमारी आय कितनी हो गई 192 हो गई। अब उसके साथ अगर व्यय की बात करें तो व्यय में क्या हुआ 70% की वृद्धि हो गई। अच्छा यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम 100% का 100% बराबर 100 लिखा है, सीधी सी बात है 100% बराबर अगर 100 लिखा है तो 10% बराबर निकालने के क्या करते हैं इधर इधर जीरो कैंसिल कर दे 10 आ जाएगा। तो फिर 70% निकालने के क्या करें 7 से इधर गुणा कर दे और 7 से यहाँ गुणा कर दे, कितना हो गया 70%। 70% बराबर 70। तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि यहाँ पर व्यय में कितना जुड़ेगा 70 जुड़ेगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। अब आय हमारी कितनी है 192 और यहाँ पर हमारा व्यय जो है वो 170 हो गया। 192 हमारी आय हो गई, व्यय कितना हो गया 170। तो बचत कितनी होगी
अभी जब बचत कैलकुलेट करें तो बचत हमारी यहाँ पर हो जाएगी कितने रुपए की, 22 रुपए। बचत कितनी हो जाएगी, 22 रुपए की। अब ये सारा कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है, यहाँ पर क्या चीज और क्या बात की जा रही है। अगर 92 रुपए यहाँ पर 192 इसकी आय हो गई तो बचत अब कितनी होगी, 22। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बचत जो है इसमें कितने परसेंट की हमारी वृद्धि या फिर कमी की जा रही है। तो अगर वृद्धि या कमी की बात करें तो यहाँ 22 है पहले। अब पहली कंडीशन पे चलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार बचत हमारी पहले कितनी थी और अब हमारी बचत कितनी हो जाएगी। यहाँ बचत, सिर्फ बचत की बात करें तो पहले बचत अगर देखा जाए तो कितने रुपए थी, 20 रुपए थी पहली कंडीशन में, और अब बचत बढ़कर के कितनी हो गई है, 22 रुपए हो गई। इसको हम रुपए में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले से कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो पहले से बेस किसको मानेंगे, 20 को। अगर परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कुछ रहेगा हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम इसको परसेंटेज ही लिख लेते हैं। परसेंटेज में वृद्धि या जो भी कुछ है तो परसेंटेज पहले लिख लेते हैं। अब वृद्धि क्या होगी, पहले कितना था, बेस 20 था, बढ़कर 22 हो गया तो कितना बढ़ गया, जो 20 माइनस 2 बढ़ गया पहले से। 100% पे कन्वर्ट करें तो 20 पे अगर 5 को करें तो कितना, 10% की वृद्धि हुई है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है छोटी सी। ये क्या होता है, अधिक है, 10% अधिक लिख लेते हैं, पहले से 10% क्या है, अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इनकम या जितने भी हमारे इनकम के, बचत के, ये सब क्वेश्चन है ये ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते रहे और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है वो आप पूछते रहे कमेंट सेक्शन में। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। समान का मतलब बराबर, तो हम सबसे पहले जो दिया गया है इसे लिख लेते हैं। समान का मतलब हुआ यहाँ पर बराबर, जितनी भी चीजें दी गई वो बराबर होनी चाहिए। कितना, 120 में x% की कमी, तो 120 में कितनी, x% की कमी। हर एक चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, हम मानते हैं ये, और माइनस x% को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर की तरफ। यही दूसरी तरफ क्या कह रहा है, 40 में कितने x% की वृद्धि, तो 100 तो था ही, उसमें x% की वृद्धि, मतलब ये हो गया। बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले x को हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा x क्या आता है। इसे अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो परसेंटेज से हमारा ये परसेंटेज कट जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं 120 में ये 0 हमारा ये 0 से कट जाएगा, 4 से हमारा ये 4 12 कट जाएगा, कितना जाएगा 3। यहाँ पर 300 माइनस x 100 प्लस x आ जाएगा। क्लियर है ये बात, कहां से, हाँ ये भी चीज जो भी हमारे साथ अभी नए छात्र जुड़े हैं उनके लिए ये है कि जितने भी जो क्वेश्चंस कट करते हैं उनको हम, अगर इक्वल टू का साइन है तो हम उसे बराबर में ला करके काट सकते हैं, अगर हम इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसे, अब यहाँ अगर ब्रैकेट लगा इसका मतलब है कि इस 3 का गुणा हम इसमें भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, ये 300, आगे कितना हो गया 3x, 100 प्लस x। क्लियर, अंक जितने भी हैं हम x की कोशिश करेंगे x को एक साइड कर लें। अगर हमारा x यहाँ पर है और 3x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3x, और ये 300 से हमारा 100 जो है वो माइनस हो जाएगा, कुल कितना आ जाएगा 200। यहाँ पर 200 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x। अब 4 से फिर हम काटे इसको, 4 पर 20, कितना आ गया, x बराबर 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। हमें अब हम यहाँ नोट कर लेते हैं x कितना आ गया, 50 आ गया। सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, अब x हमारे पास कितना आ गया, x हमारा आ गया
50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब अगर x 50 मिल गया तो आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है तो 210 का x% और 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये कंपेयर कराना है, ये कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, किससे कंपेयर करवाना है, इससे। तो ये कहाँ रहेगा हमेशा बेस में नीचे की तरफ रहेगा। तो पहले 210 का x% निकाल लो। तो 210 इसका x% निकालना है कितना 50%। और 210 का 50% कितना हो जाता है हमारे पास। अगर हम परसेंट हटा करके करें तो 100, इसे काटे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2, या फिर हम सीधे 50% को यहाँ पर कैलकुलेट ही करना था। तो 50% को हमें ओरल जितनी भी परसेंटेज हमारी है उन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में याद कर लेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास 1/2 लिखा हो इसका मतलब हो गया 50%, 1/4 लिखा हो इसका मतलब हो गया 25%, ठीक है। 1/8 लिखा हो तो कितना हो गया 12.5%। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आपको परसेंटेज की क्लास में क्लियर करवा देंगे। तो जितने भी हमारे फ्रैक्शन में बनते हैं परसेंटेज, इसे हम याद रखने से हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। जैसे हम यहाँ कर सकते थे कि अगर सीधे 50% की बात करता है बराबर 50 दिया, 50% का मतलब सीधे ही 2 लिख देते और 2 से इसको काट देते तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर 105 आ जाता। अब पहली कंडीशन 105 है, दूसरी कंडीशन क्या है x के x + 20%। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है हमारे पास 180 के x%। x कितना है हमारे पास यहाँ पर 50 और प्लस 20, कुल कितना परसेंट हो गया 70%। तो 180 गुणे 70%, 70% को हम अगर अपॉन करें, क्योंकि यहाँ पर अपॉन करने से हमारा ये फायदा ये हुआ कि परसेंटेज हट जाने से यहाँ 0 कट जाएंगे, हमारा ये 0 इससे कट जाएगा। अब अगर 18 से हम 7 को गुणा करें तो 7 8 6 56 के 6 और यहाँ पर 5, 7 और 5 कितना 12, 126। एक है 105, एक से 126। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 105 जो है 126 का कितना परसेंट है। तो अगर कितना परसेंट की बात करें, परसेंटेज निकालना हो तो सभी लोग कैलकुलेट करिए। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज 105 जो है कितना परसेंट है इसका 126 का। जिससे कंपेयर करवाते हैं किसका लगा हो तो यहाँ पे जिससे कंपेयर कराएं उसे क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं हमेशा, और इसे हम 100% की तरफ कैलकुलेट कराते हैं। अब इसे 4 से काट ले या पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 से अगर इसे काटे तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाता है 50 हो जाएगा, और 2 से इसे काटे तो 6 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन हमारा 3 से कट सकता है, देखते हैं। 3 2 और 3 1 हो जाएगा, और 3 से अगर इसे काटे तो 3 और 5। फिर भी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है। अगर इसे हम 7 से काटे तो 5 और 7 से काटे तो 3, कुल कितना हमारे पास यहाँ नंबर आ गया 150/3। अब 3 से भी हमारा अंक कट जाएगा, 250 आएगा यहाँ पर। अब 250/3 को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना नंबर हो जाएगा। साथ यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, इसे एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं। 105 हमारा पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 210 का x% 180 के कितने प्रतिशत से कम होगा। अच्छा, कितना परसेंट कम होगा ये बात पूछी होगा नहीं, ये पूछा है कितने परसेंट कम या ज्यादा होगा। तो कम या ज्यादा पूछता है तो फिर हम घटाते हैं इससे 126 से कितना कम होगा ये पूछा गया, कम या ज्यादा। तो 126 माइनस हम 105 करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास देखते हैं कितना परसेंट इसका निकाला था। कम या ज्यादा निकालना होता है तो हम घटा लेते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट पूछेगा तो हम डिवाइड कर लेंगे नंबर रख करके, लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता तो हम पहले सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा 21, नीचे 126 गुणे 100 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम इसे 3 से काटे तो 4 और 2, 3 से काटे तो 7 और 7 से काटे तो 6, कितना हो गया 100/6। अब 100/6 को अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो हमें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
6 से काटते हैं तो 6 और 1 और 6 और 4, 16 छंगे 96, तो ये हमारे पास कितना हो गया 16 सही 4/6, यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में कितने प्रतिशत 30 मिनट है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में हमारे पास कितने मिनट होते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करें, सॉल्व करें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ डेली शाम को 6 बजे जुड़ करके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते, इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ्स की जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ्स की जो क्लास है आपके शाम को 6 बजे होती है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन में 30 मिनट कितना परसेंट होता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में मिनट कितने होते हैं। एक दिन की बात करें, एक डे की बात करें, तो एक दिन की बात करते हैं अगर हम, तो एक दिन में कितने दिन हो, एक दिन में कितने मिनट हमारे पास घंटे होते हैं 24, और 24 घंटे में अगर घंटे की बात करें तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। सभी लोग इसको लिख ले। ये कंडीशन हो गई मिनट में करना, 24 गुणे 60 मिनट। हमने बताया कि कैलकुलेशन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, यहीं पर सॉल्व नहीं करेंगे वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब क्या कह रहा है 30 कितना परसेंट है, तो किससे कितना परसेंट है, कुल कितना है, कुल मिनट अगर देख रहे हैं तो पूरे दिन के कितने हो गए 24 60। तो हम यहाँ लिख लें कितना 24 60, इससे कंपेयर करवाएं। कुल मिनट ये कितने की बात कर रहा है 60, 30 हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं 100%। और यहाँ पर हो गया परसेंटेज, 30 से अगर इसको काटे तो 30 2 60, 2 आ जाएगा। और 2 से अगर हम इसको काटें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है ये। या फिर हम इसको अगर 100 में था तो 100 भी रखते तो ज्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, अगर हम इसे कर लिया तो ठीक है, 50 को 30 से काटे तो 12, 2 से काटने पर ऊपर काटने पर 25। अब हम 12 से अगर 25 को काटे तो 2 बार में कटेगा, 12 2 24। अब यहाँ पर 24 के बाद हम अलग अलग सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर 12 को 25 को 12 से काटे तो 2 से करें तो 24, ये बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। फिर हमारा यहाँ पर अभी भी नंबर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम 1 0 बढ़ा करके यहाँ पर अब हम इसको काटे तो 12 से कितना होता है 96 हो जाता है, 4 बच जाता है। 2 दशमलव तक के हमारे पास आंसर दिया गया हो क्वेश्चन में कितना आ रहा है 2.08%। तो जो 30 मिनट है, 30 मिनट जो है वो पूरे दिन का कितना हो जाता है, मिनट में देखा जाए 2.08% के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी, तो उसकी वर्तमान आय हमारी क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की आय लगातार देखा जाए तो 25% बढ़ती है, फिर 4% घटती है, फिर 25% बढ़ती है, फिर 4% घटती है, ऐसा अगर लगातार हमारा 5 सालों तक चलता रहे तो फिर उसकी वर्तमान आय जो है वो कितनी हो जाती है, 5 साल के बाद उसकी आय कितनी हो जाती है 72,000 रुपए हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान आय, अब उसकी प्रेजेंट टाइम में अगर आय देखी जाए तो कितनी होगी। ठीक है, अगर हम फाइनल देखें तो अगर ये केस चलता है टोटल परसेंटेज फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए कितनी हो जानी चाहिए 72,000 हो जानी चाहिए बढ़ करके। केस क्या होगा, पहले किसी की भी आय अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। हम मान लेते हैं कि पहले उसकी आय अपने आप में कितनी होगी 100% पहले साल के लिए रही होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसकी आय कितनी होगी x% रही होगी पहले साल। कुल 72,000 रिजल्ट हमारा आना चाहिए जो इस समय जो उसकी 5 साल बाद आय होगी 72,000 होगी, लेकिन आज कितनी आय है ये हमें नहीं पता। मान लेते हैं आय उसकी कितनी है x है। अब जब सक्सेसिव केसेस लगातार परसेंटेज घटता है या बढ़ता है तो उस हिसाब से अगर हम परसेंटेज को लिखते हैं तो लिखते चलते हैं।
पहले पहले साल के लिए परसेंटेज कितना रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। अब पहले साल के साथ जो बढ़ा है उसे लिखते हैं, कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। तो 100 तो उसकी पहले थी और 25 उसकी और बढ़ गई, अब कितनी हो गई, अब होगी उसकी 125। क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, लेकिन अगले साल क्या है, अगले वर्ष 4% क्या हो जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। तो फिर माना जाएगा कि अगले वर्ष उसकी आय अपने आप में कितनी रही होगी, 100% मानी जाएगी। और फिर अगर हम देखें तो अगर 100 होगी तो इसको कटने के बाद यह कितनी होगी, कम हो जाने के बाद, कम होने पर कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे फ्रैक्शन देखते हैं। इसी तरह अगले साल कितनी हो जाएगी, तीसरे साल 125, फिर 100 हो जाएगी, क्योंकि सेम 25% बढ़ रही है अगले साल। सक्सेसिव केस की बात कर रहा, सक्सेसिव केस में परसेंटेज को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लिखते, पहले साल बढ़ी तो बढ़ा दिए, अगले साल घटी तो हम घटा दिए, फिर अगले साल बढ़ी तो बढ़ा दिए, अगले साल फिर घटेगी तो घटा देंगे, 96 बटे 100 कर देंगे। फिर इसके अगले साल क्या होगा, जो पांचवा साल, ये तो हो गया पहला साल, ये दूसरे साल के लिए, फिर ये तीसरे साल के लिए, और ये हो गए चौथे साल के लिए। अब पांचवें वर्ष की बात करें तो पांचवें में भी क्या हो जाएगा, 125 बटे 100 हो जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पर अगर इसको काट, हम सबसे पहले अगर हमें ज्यादा प्रैक्टिस है तो हम क्वेश्चन को पहले कट कर लेते हैं, पर काट लेते हैं। 5 से काटा 25, 5 से काटा 100। अगर हम यहाँ 4 से काटे तो 4 से काटा तो 25, और 4 से काटा तो 24। इसी तरह ये 5 और यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कितना, 25 ऊपर 24, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। तो फाइनल जो है हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 72,000 बराबर कितना हो जाता है, x गुणे 5/4, अगले साल के लिए 24/25, उसके अगले साल के लिए देखा जाए तो 5/4, और फिर उसके अगले साल के लिए देखा जाए 24/25, और फिर उसके अगले साल के लिए देखा जाए 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है एकदम। ये क्या है, सक्सेसिव केस है, कटने के बाद ऐसे ही आ जाता। हम चाहते तो इसको पहले भी लिख सकते थे, आगे हम आपको शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, परसेंटेज को हम जल्दी कैसे सॉल्व कर काट लेते हैं क्वेश्चन में और डायरेक्ट कैसे पुट कर देते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, अगर नहीं कट रहा कोई बात नहीं। 4 से इसको काटे तो 4 से काटे तो 6 हो जाता है, 4 से काटे तो यहाँ भी 6 हो जाता है, क्लियर है। 5 से काटने पर ये हमारा 5 हो जाता है, और 5 से काटने पर फिर यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाता है। फिर एक हमारे पास 2 बचा, 2 से अगर इसे काटे तो 3, और 2 से इसे काटे, बचा हुआ 2 से इसे काटे तो 3। मतलब अगर ऊपर देखें तो 3 गुणे 3 हमारे पास कितना हो गया, 9 आ गया, और नीचे 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25 आ गया। अब फिर से हमें एक चीज हमने पहले भी सीखी है कि नंबर को अगर कोई यहाँ मल्टीपल में नंबर है, यहाँ पर मल्टीपल में नंबर है, उसको यहाँ से भी काट सकते हैं। तो 9 से अगर इसको काटे तो कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, और 3 जीरो जो बच गया उनको लगा दो, कितना आ गया, 8,000। ये 8,000 तो आया ही आया, 25 जो नीचे यहाँ पर बचा था उसको यहाँ पर गुणा करें। अच्छा, जब कभी हम 25 से गुणा करते हैं, यहाँ पर तो 25 से गुणा कीजिए, 25 8 करें कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 200 हो जाएगा। यहाँ 5 हमारा जो है शेष बचा हुआ था। हाँ, ये जो 5 है, ये वाला 5, इस वाले 5 को काट देना, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही 5 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ एक 5 बचेगा। तो 25 से मल्टीप्लाई ना होकर के ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, एक बराबर हो जाएगा, और 5 को 8 से जोड़े तो कितना हो जाएगा, 40, और ये 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कुल वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 40,000। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे साथ में, और कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं उससे अपने पास कॉपी में नोट करते रहे, या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में, 70% सामान्य ज्ञान में, और 73% इसमें मात्रात्मक अभियोग्यता में, और 70% सामान्य ज्ञान, और 64% हमारे जो है दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि 63
100 अभ्यर्थी दोनों परिविषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो जाता है। बाकी जितने भी पैटर्न इसके वेन डायग्राम के बनते हैं ये हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपको सारी चीजें बताते चलेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वेन डायग्राम का इसे हम देख लेते हैं। 73% क्या है कि अभियोग्यता परीक्षा में और 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो अगर जब कभी भी क्वेश्चन में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों की जब बात दी जाए तो जिसके बारे में दोनों चीजें बताई जाती है उसे हम लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है उत्तीर्ण वाला 64% है तो हम उत्तीर्ण वाले से निकालेंगे। अनुत्तीर्ण की संख्या दी है ठीक है लेकिन उत्तीर्ण से ही हम अनुत्तीर्ण की संख्या निकाल लेंगे। अब पहला अगर कंडीशन देखें पहला डायग्राम बने दूसरा इन दोनों को दो एग्जाम हुए हैं इनके कुल अगर देखें तो कुल छात्र कितने हैं इसके कुल 73 है लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास की बात करें यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके कुल कितने हैं 70 है लेकिन जो दोनों विषय में पास है वो कितने हैं 64 है। तो इसका मतलब है जो ये हमारे 64% है ये इसके यहाँ पर अनुत्तीर्ण का मतलब है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों जो किसी विषय में नहीं पास हुए। ये तो वो स्टूडेंट हो गए जो दोनों विषय में पास है 64 ये तो दोनों वाले हो गए ठीक है। अब लेकिन यहाँ एक चीज हमें अभी क्लियर नहीं हुई कि दोनों विषय में तो बात क्लियर है लेकिन एक विषय वाले कौन से हैं जो सिर्फ एक विषय में पास हुए मतलब जो 64% इनके साथ है इसमें कुल तो कह रहे हैं 73 है जिसमें से 64 दोनों में पास है तो बच्चे हुए भी तो कुछ एक सब्जेक्ट में पास हुए 64 माइनस अगर 73 करे तो हमारे पास कितना हो जाता है 9 मतलब 9 ऐसे 9% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में पास है लेकिन पास हैं भले एक ही सब्जेक्ट में पास हो क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो दोनों विषयों में फेल वाले हैं। तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना भले किसी एक सब्जेक्ट में पास हो उन्हें पास मानते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करें यहाँ 70 दिया गया है और 64 पास बता रहा है तो कुल पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। क्लियर ये भी 6% ऐसे वाले हैं जो सामान्य ज्ञान में ही पास है। कुल मिला के देखा जाए तो चाहे एक में पास हो एक सब्जेक्ट में पास हो या दोनों में पास हो तो कुल कितने हैं जो पास हुए हैं भले किसी एक ही सब्जेक्ट में पास हुए। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ दिखाई 70 और 9 89 तो 79% छात्र ऐसे हैं जो दोनों या किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं। तो जो बचे हुए हैं वो कितने हैं 6300 नंबर में 6300 और हमने ये पहले भी बात की कि कुल अगर देखा जाए तो कितना होता है कुल अपने आप में 100% होता है और 100% में पास भी होंगे फेल भी होंगे। तो जो पास है और फेल है दोनों बराबर देखा जाए दोनों जुड़ेंगे और पास अगर 79% है तो फेल कितने हो जाएंगे 100% बनाने के लिए 21%। मतलब 21% ऐसे छात्र हुए हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और अगर परसेंट में 21 है तो नंबर में कितने हैं 6300 यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। ये बात हमने पहले भी आपको समझाई थी कि हमेशा हम कोशिश करें कि परसेंट बराबर क्या कर दें नंबर को कर दें या अंक को कर दें और यहाँ पर परसेंट में कितना है परसेंट में देखा जाए तो 21% है और वहीं अगर नंबर में बात करें तो 6300। क्लियर हो गया ये यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल मतलब अगर देखा जाए तो कुल संख्या क्या है कुल छात्रों ने जिन्होंने परीक्षा दी है वो कितने हैं। ठीक अगर हम इसका 1% निकालें हमने पहले ही पढ़ा 1% अगर किसी परीक्षा का निकाल लें तो हमारे पास 100% निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो 1% निकालना तो बहुत इजी है। इसे हम क्या करें यहाँ से नीचे की तरफ देखें 21 से अगर 63 को काटे तो 3 बार में कुल कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 1% बराबर कितना हो गया 300 हो गया। तो अगर हम 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें और 100 से इधर ही मल्टीप्लाई कर दें 300 गुणे 100 कितना हो गया हमारे पास 30,000। तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे 30,000। तो ये जो वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम से हमारा आता रहता है। ये चीज हमें बस ध्यान रखना है अगर
वेन डायग्राम हम सिर्फ उसी का बनाएंगे जिसका हमें दोनों अभ्यर्थी, अगर उत्तीर्ण दिया है तो उत्तीर्ण के निकालने के बाद बनाते हैं, अगर अनुत्तीर्ण दिया होता तो अनुत्तीर्ण का बनाते हैं। यहाँ से मतलब नहीं है यहाँ ऊपर क्या दिया गया, पास है कि फेल है, बस हमें ये ध्यान रखना है ये कंडीशन किसके लिए दी गई है, दोनों उत्तीर्ण वाली दी गई है कि दोनों अनुत्तीर्ण वाली दी गई है, तो फिर इसी के आगे हम डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे। चलिए देखा जाए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग इसे सॉल्व करें। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो जिनको भी समझ में क्वेश्चन आ गया वो सॉल्व करें, और जिन्हें समझ में नहीं आया वो हमारे साथ कॉन्सेप्ट को सीखें। यहाँ क्या कर रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% क्या कर रहा है, खर्च करता है, और उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। अब ये जो पीछे हमने आपको बताया था, हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनकम मतलब जो उसकी आय है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति की अगर आय की बात करें तो उसके अंदर उसका खर्च या उसका व्यय जो होता है और उसकी बचत दोनों ही जुड़ी रहती है। क्लियर बात है। अब दो कंडीशन बनती है, आय अपने आप में अगर नहीं दिया गया, अगर पीछे क्वेश्चन में बताया गया तो ठीक है, नहीं बताया गया तो 100% मान लो अपनी आय का 100%। तो आय कितनी होगी, मान लो 100 रुपए उसने कमाए, तो व्यय कर दिया, खर्च कर दिया कितना, 75 रुपए। तो बचत कितने रुपए की कर ली होगी उसने, 25 रुपए की। यहां तक ये बात बिल्कुल क्लियर हुई सभी को। अगर आय उसकी 100 हो जाएगी तो व्यय 75 है, तो बचत कितनी 25, 100 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन, अगली जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या कहेगी, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, जो गिवन डाटा है उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। उसकी आय में क्या है 20% की वृद्धि, और व्यय में भी 10% की वृद्धि कर दी। तो अगर आय 20% बढ़ेगी, हमने पढ़ा अगर कोई भी परसेंटेज नॉर्मल निकालो, 100 का 100%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, सिंपल है 20 हो जाएगा। कितना हो गया दूसरी कंडीशन का 120, ये आया 120। तो अगला यहाँ पर जब आय बढ़ी, तो जब कभी भी किसी व्यक्ति की क्या होती है, इनकम बढ़ जाती है तो हमारे खर्चे क्या होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, बचत कम करते हैं खर्च ज्यादा करते हैं। यहाँ पर वृद्धि हो गई कितनी 10 की, और 10 की वृद्धि। अब 75 का 10% अगर निकालना है तो सिंपल, अगर हम ऐसे भी करें 100% बराबर क्या लिख लें 75% लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं। अगर 1% निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं 75/100, या हम डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं 10% निकालना हो तो 10 से इधर गुणा करते और 10 से इधर भी गुणा कर देते, तो इससे और इससे काटने पे कितना आ जाता 7.5, तो वे कितना 7.5 रुपए और बढ़ जाता। तो व्यय इसका कितना हो गया, रुपए में देखिए परसेंट में तो था कितना 10%, देखिए रुपए में देखे तो 7.5, कितना हो गया कुल 82.55 रुपए। मतलब उसकी इनकम हो गई 120 रुपए, सिर्फ हम मान के चलते हैं। तो अब उसकी व्यय कितना हो गया, खर्च कितना हो गया 82.5 रुपए। इसके बीच में जितना भी है उसकी क्या है वो बचत हो गई, 82.5 रुपए उसके बच रहे हैं और 120 कमा रहा है, तो बचा कितना रहा है 17.5 रुपए इधर और 20 का ये, तो 37.5%। अब वो रुपए कितना बचा रहा है 37.5 रुपया वो बचा रहा है। पहले से देखा जाए, पहले बचा रहा था 25 रुपए, अब बचा रहा है 37.5 रुपए यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, वही जो पीछे पूछा था, बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि निकालते हैं, कुल वृद्धि निकालने की क्या करेंगे, जो पहले था उससे कंपेयर तो कराएंगे बेस, और अब कितने हो गए 37 हो गया इसके पास, तो 25 रुपए थे, और अगर हम 37.5 को 25 से घटा देंगे तो गुणा करवाए हैं परसेंटेज में, वृद्धि वृद्धि किसकी बचत में, बचत परसेंटेज में कितनी है वृद्धि है, या वृद्धि के लिए ऐसे साइन लगाते हैं और कमी के लिए नीचे की तरफ साइन लगा सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 25 से अगर इसे काटें तो कितना होगा 25 चौके 100, ऊपर हमारे पास कितना जाना चाहिए था, अगर 5 गया तो हमारे पास यहाँ पर 12.5, 12.5 गुणे 4, और 12.5 का अगर 4 गुना करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा
60, 50, 50। तो अब बचत क्या हो गई उसकी, बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारे इनकम और बचत और खर्च के होते, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, आय बचत। आय बराबर क्या होता है, व्यय या फिर खर्च प्लस बचत। इसे आप सभी लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। क्लियर है? ये हमारे 10 जो 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे 10वें नंबर के क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चंस को धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जो भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्लियर कर लें। इस क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझते हुए हम कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है, तो एक आदमी 100 रुपए में क्या कर रहा है, 10 और पेन खरीद सकता है। तो प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है? तो यहाँ तो बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। और जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो कम या ज्यादा से हमें मतलब ही नहीं है। जब क्वांटिटी दिया हो बस डायरेक्ट उसे लिख लो। 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसके, 100%। यहाँ पर 100 रुपए में 10 क्या हो रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं। मतलब रेट अगर 20 कम हो जाता तो कितने खरीद लेते, 10 खरीद लेते। तो मतलब 20%, 100 का 20% बताओ कितना होगा। अच्छा 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपए। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, 20 रुपए में 10 पेन खरीदेगा। अब उसे 20 रुपए का 20% की कमी होगी, मतलब 20 रुपए उसके बचने लगे। तो जो बचत हो रही है उसमें क्या हो रहा है, जो 20 रुपए की बचत हो रही है उसी में वो क्या कर रहा है, 10 पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो जो 10 पेन है वो कितने रुपए के खरीद रहा है, 20 रुपए की। तो अगर एक पेन की कीमत पूछे, प्रत्येक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत पूछे, तो एक पेन की कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये नंबर ऑफ पेन है 20 बटे कितना हो गया, एक पेन कितने का हो जाएगा हमारा, 2 रुपए का। एक पेन हमारा 2 रुपए का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है? परसेंटेज की बात करें, और अगर कभी भी परसेंटेज की बात करें तो अपने आप में जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 100% मान ली जाती है। और अगर हम 100% किसी वैल्यू को मान लेंगे तभी फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा है, एक संख्या में 60% घटाने पर शेष 15% घटाने पर क्या हो जाता है, 1428 शेष बचता है। तो कोई भी संख्या हो अपने आप में कितनी होगी, हमने बताया परसेंट बराबर क्या होता है, नंबर होता है। क्लियर है ये बात? और ये जो है अपने आप में 100% कोई संख्या रही होगी, x कुछ भी मान लेते हैं हम, x रही होगी या 100%। तो अगर वो संख्या 100% रही होगी प्रारंभिक में, तो 60% क्या हो जाएगी, कम कर दो। 100 थी पहले, क्या थी संख्या, 100% थी, और अगर उसको हम 60 कम कर दे तो अब कितनी बची होगी, बच गई होगी कितनी, 40%। अब ये 40% संख्या किसकी है, x का 40% तो बची, x का 40% बची है। शेष में से 15% घटाने पर अब बचा क्या, 60 चला गया तो 40 बचा, और 40 में से भी क्या है, 15% और कम कर दो तो 40% संख्या ही तो बची। 40% संख्या हमारी जो बची है, पहले तो 100 थी, घटने के बाद कितनी हुई, सभी लोग नोट करें अपने पास, 60 कम हो गई। अगर पहली कंडीशन में क्या है, 60% कम हो, तो अब संख्या कितनी हो गई, परसेंटेज की बात करें तो अब संख्या हमारी हो गई 40%। ठीक, और अगर संख्या हो गई 40%, तो 40% को हम 40% ना मान के 40 ही माने। अगर वो 40 होता तो उसका 15% घटा दो, 40 का 15% कितना होगा, हम अगर 40 का मान लेते 40 पे नंबर ही होता, परसेंटेज ना होता, इसे हम नंबर मान लेते हैं, क्योंकि कभी भी कैलकुलेशन हमारे परसेंटेज में कोई चीज करनी, परसेंट ही लगा रहेगा। लेकिन अगर मानते कि ये परसेंटेज ना होकर नंबर होता, ये 40 नंबर होता,
तो इसको हम नंबर निकालने के लिए क्या कहते हैं, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्लियर। और अगर इसका हमको 10% निकालना होता तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और 5% निकालना है तो फिर हम इसमें, और 10% अगर 4 है तो 5% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, 4 का आधा 2 हो जाएगा, मतलब 15% बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर 6 हो जाएगा। सभी को क्लियर है। कोई भी परसेंट हमको पता हो तो उसे हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, उसे हम एक बार और क्लियर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100% बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और यहाँ क्या कह रहा है, 15% घटा दो। तो सबसे पहले तो एक बात पता है कि 10% निकालना हो तो ये 0 0 कर देते हैं। मतलब क्लियर हुआ कि 10% बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यही अगर 5% निकालना हो तो क्या है, 2 से हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करने का मतलब 5%, 5 आ गया। 2 से डिवाइड करने पर इधर 2 से डिवाइड करो कितना आ गया, 2 आ गया। कुल मिला के अगर जोड़ो तो 15% और 15% बराबर यहाँ कितना, 4 और 2 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। 15% बराबर 6 हो गया। अब ये संख्या पहले कितनी थी, 40% थी, उसमें से 6 कम हो गया। नंबर के अनुसार देखा जाए अगर 40 होता तो 6 कम होता, परसेंट में 40 है तो कितना परसेंट कम हो गया, 6% कम हो गया। अगर वैसे देखें, अब कुल मिला के बचा कितना हमारे पास, 34। कितना बचा, 34% बचा एक्स का। किसका, एक्स का, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे, एक्स की जो संख्या थी एक्स, उसका कितना बचा, ये एक्स का 34%। तो संख्या का 34% बचा। क्लियर है बात, ये उस संख्या का 34% हमारे पास बच जाएगा। अब इस संख्या का कितना है, 34%। संख्या में 34%, हमने बात की परसेंट और नंबर, तो अगर परसेंट में देखें तो 34%, और यही अगर हम नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1428। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या परसेंट के माने कितने हैं, 100। सबसे पहले तो हम 1% निकालते हैं इसको, 1428 बटे 34 गुणे 100। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम काट लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम 2 से काटे या 3 से काटे तो इसे हम पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटे 1 और 7, 2 से काटे हम तो हमारे पास यहां आ जाते हैं 50। अब हम 17 से काटे, 17 से अगर हम 1428 को काटते हैं तो रफ में हम कर लेते हैं 1428 17 से करते हैं। सत्रह को अगर हम 8 से गुणा करें तो कितना हो जाता है, 6 5 8 136, 136 हो जाता है। 17 8 से कितना हो जाता है, 136। 136 होने पर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, 68 और 17 चौके 68, मतलब कितना हो गया, 84 50, 84 गुणे 50। अच्छा एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर कभी भी 50 या किसी नंबर का गुणा करना हो तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस नंबर को हम चाहें तो गुणा भी कर लें, वो भी इजी है, लेकिन हम इसको नंबर ऑफ 0 भी बढ़ा सकते हैं। एक तो 0 ये हो गया, 5 से 4 को किया कितना हुआ, 20, 2 बढ़ गया यहाँ पर, और 40 और 2 42, कितना आ गया 42। तो जो नंबर है वो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 42 थी। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 85% है, क्या कह रहा है, 4896 किस संख्या का 85% है। यहां तो सीधे सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये। ऐसे क्वेश्चन पेट में काफी पूछे जाते हैं जो एकदम परसेंटेज पे बेस्ड है। क्या कह रहा है, कौन सी संख्या है, हमने पढ़ा परसेंटेज बराबर क्या, नंबर। यही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज बराबर नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 85% किसी संख्या का, माना कि कोई संख्या अपने आप में कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, उसका कितना 85% क्या है, उसका 85% अपने आप में 4896 है। तो x क्या है, x की वैल्यू अगर निकालें तो 4896 को यहाँ 85 से भाग दे दें, गुणे 100 कर दें,
अगर इसे काटे तो 2 से काटे तो अगर 5 से काटे तो 2 और 5 से काटे तो 17। अब 17 से इसे काटे 2 34, यहाँ पर कितना बचा 149 और 17 हमने पढ़ा 17 8 कितना होता है 136। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास और 17 फिर से बात करते हैं 17 8 136 तो कितना हो गया 288 गुणे डी एक्स की। अब 2 से गुणा कर लो तो 2 से गुणा करें तो 16 6 2 से 16 17 और 2 2 4 1 5 कितना हो गया हमारे पास 5760। यहाँ पर 5760 हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी परसेंटेज निकाल सकते थे। इसका एक हमारा दूसरा तरीका ये भी, अगर परसेंटेज हमको निकालना हो तो हम किसी भी संख्या की अगर वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है, समझो पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसका हम शॉर्ट भी तरीका एक बार आपको समझा देते हैं क्या होता है। क्लियर है ये? ठीक है। अगर नॉर्मल कोई भी, हमने बात की पहले भी कि अगर कोई वैल्यू हो तो अपने आप में कितनी होती है 100% बराबर कितना हो जाता है अपने आप में नंबर के। और कोई भी परसेंटेज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। और ये जो 100% है यही हमारी संख्या होगी, यही हमारा पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है 85% संख्या दिया गया है, सिर्फ 85% हमारी किसी संख्या की वैल्यू दे रखी है, 100% निकालना है। अब अगर हमारे पास 100% निकालना हो तो हम क्या करें, पहले इसकी परसेंटेज 85% कितना परसेंट है ये हम कैलकुलेट कर ले। तो जैसे पहले हमने निकाला था 85% क्या था, अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर इसका परसेंटेज पता होना चाहिए। अब 85 किसका मल्टीपल है किसका मल्टीपल नहीं है ये हम चेक करेंगे। तो अगर ये देखा जाए 5 के मल्टीपल में निकल आए तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 5 से काट के देखते हैं। अगर 17 से काटे तो 17 कितना हो जाएगा 17 पजे 85, मतलब ये 5% आ जाता है 17 से। तो 17 से इसको काटो, 17 से अगर इसे काटे हैं तो कितना हो जाएगा 17 2 34 और यहाँ पर 196 में 17 8 136। यहाँ पर फिर हमारे पास कितना बचेगा, फिर सेम वैल्यू आएगी 17 8 136, मतलब 288। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5% बराबर कितना आ जाता है 288 आ जाता है। अगर 5% बराबर 288 तो 20 से इधर गुणा कर दो और 20 से इधर गुणा कर दो, सेम नंबर हमारा जो है वो आ जाएगा। कितना हो जाएगा 100%, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 5760। क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो हमारे साथ कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते रहे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में 10% 25% कम है। कम और ज्यादा की बात हमेशा ध्यान रखना सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी हैं उन्हें ये कम और ज्यादा वाली बात ध्यान रखनी है। तो कम और ज्यादा का क्या सीन होता है कि हमें पता नहीं चलता कम है ज्यादा है, हम हमेशा ज्यादा ही कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दीबाजी। हमें लगता है क्वेश्चन आता है और हम तुरंत आंसर निकाल लेते हैं, फिर हमारा आंसर गलत आ जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% क्या है 10% और 25% कम है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो कितने परसेंट बढ़ाना होगा घटाना होगा ये हम देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं पहली संख्या क्या है। मान लेते हैं एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी है, तीन संख्याएं हो गई हमारे पास। अब हमने पहले ही बात की है कि कोई भी वैल्यू हो अपने आप में कितनी होती है 100% हो जाती है। ये वैल्यू 100% है तो दूसरी संख्या क्या है, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या की तुलना में। तीसरी संख्या की तुलना में, तीसरी संख्या मतलब ये 100 है तो दो पहली संख्या जो पहली संख्या वो कितनी होगी 10 कम, मतलब 100 की 10 कम कितनी 90 और ये 25 का मतलब 75। क्लियर है? तो ए कितना है 90 है, बी 75 है और सी 100 है। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। पहली संख्या को क्या कर रहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए। दूसरी संख्या क्या है 75 है और ये वाली कितनी है 90 है। तो कितने परसेंट बढ़ाना
बढ़ाना पड़ेगा कि ये संख्या जो है हमारी वो बराबर हो जाए। ठीक है, अब अगर इसे बराबर करना है, बढ़ाना है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये संख्या कितनी ज्यादा है। ये 75 है, उसको 90 तक पहुंचना है। कितना पहुंचना है? 90 तक पहुंचना है, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा। परसेंट नंबर में देखें तो 15 बढ़ाना पड़ेगा। अंकों में अगर 15 बढ़ाना पड़ेगा तो परसेंटेज में निकालना है। किसके कंपेयर में? पहले 75 थी और अगर ये अब 15 बढ़ जाए संख्या दूसरी वाली तो कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर बात है। और हमने कहा जिससे कंपेयर कराते हैं उसे कहाँ रखते हैं? नीचे। तो पहले ये संख्या कितनी थी? 75 थी और इसको बढ़ाना कितना है? 15 बढ़ाना है इसकी कंपेयर में। तब ये कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। कितने परसेंट इंक्रीज करना होगा, ये बात हम लिख देते हैं यहाँ पर। 15 से काटे तो 15, 5 और 5 से काटे तो कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 20%। तो ये जो संख्या है हमारी कितनी बढ़ जानी चाहिए? 20%। सभी को क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार हम इसे और समझा देते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? वैल्यू की एक वैल्यू है ए बी सी, 3 वैल्यू दी गई है और तीनों में क्या रहा है? सी के कंपेयर में पहली 10 कम है मतलब 90 है, बी जो है 25 कम है मतलब 75 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली संख्या ए है इसके बराबर बी को करना है, तो कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए बी को कि वो ए के बराबर हो जाए। अच्छा, पहले तो हम देखें कि अंक कितने हैं। कितना अंक जाता है? 15। 15 अंक क्या है? अधिक है। अगर इसको हमको 15 अंक अधिक बनाना है या बढ़ाना है तो किससे? किस 75 से ही तो 90 पहुंचना है। तो कंपेयर किससे कराओगे? 75 से। वो कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे के साइड रहेगा। जैसे यहाँ पर 75 ना कि 90, 75 15/75 गुणे 100 मतलब 20%। तो ये संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 20%। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करें, पहले रीड करें फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वही उसे 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? फेल और पास वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन रखे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर वही बात है परसेंटेज की, और परसेंटेज बराबर क्या है? नंबर है। तो एक कोई 5% होगा और कोई हमारा पास करने का नंबर होगा। पास करने के क्या होंगे? अंक होंगे या फिर नंबर होंगे। क्लियर है? तो पास का परसेंट होगा और पास करने का नंबर होगा। अब कह रहा है अगर पास करना हो तो उसे अधिकतम कितना है? 33% नंबर ले आए तो वो व्यक्ति हमारा पास हो। अगर परसेंट ले आए 33% नंबर ले आए तो पास हो जाए। अंकों में बात करें, अंक कितने ले आए? 125 तो लाया था, लेकिन क्या हुआ? 40 अंक से फेल हो गया। मतलब अगर 40 उसको और मिल जाते तो क्या हो जाता? ये पास हो जाता। मतलब कि यहाँ परसेंट में 33% लाता तो पास होता और नंबर में कितने? 125 + 40 लाता तो पास होता। तो चलो जोड़ लेते हैं इसको। कुल कितना हो गया? 165 हो गया। कुल मिला के 165 हो गया, तो 33% बराबर कितना हो गया? 165 हो गया। अब अगर हम यहीं पर बात करें अधिकतम, 1% पहले निकालो, तो 1% निकालने के लिए क्या करते हैं? 165/33 कर लेते हैं और इसको हम अपने आप में देखें परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाना चाहिए? ये 100% हो जाना चाहिए। 100% बनाना है, अधिकतम संख्या निकालनी है 100%। हम इसे काट लेते हैं। सबसे पहले 11 से काटे तो 11 1 और 11 5 55 और 11 3, 3 से काटे तो 5 3 15, 5 कितना आया? 5 × 100। मतलब ये जो परीक्षा है कितने अंकों की हुई थी हमारी? 100% परीक्षा 500 अंकों की हुई थी। 500 अंकों की हमारी ये परीक्षा हुई थी। तो पासिंग मार्क्स कितना था? पासिंग मार्क अभी तो पूछा नहीं। पासिंग कितना है? 165। पास करने के लिए पूछता तो सीधे बता देते 165 अंक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम। अधिकतम मतलब कुल परीक्षा जो है वो कितने अंकों की हुई थी। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो सभी लोग जुड़े रहें तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
इसके पहले भी हमारा 14 क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन लेंगे, 15 क्वेश्चन भी इसमें भी हमारा एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसे हम सीख लेंगे और एग्जाम में इसको हम दोनों तरीकों से अप्लाई कर, परसेंटेज से भी कर सकते हैं और अगर इनसे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है ये जल्दी हो जाएगा। कह रहा है खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई तो उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे। मतलब कहते नहीं है मार्केट में अगर हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, किसी चीज के रेट बढ़ जाते हैं, तो घर से तो हम निकले हैं 100 रुपए लेकर के, अब पहुंचे मार्केट में, मान लेते कोई भी चीज पहले कल हमको 20 रुपए किलो मिल रही थी और आज उसका रेट बढ़ गया, लेकिन हम तो खरीदनी 100 रुपए की है, तो 100 रुपए में क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर रेट के अनुसार देखा जाए, रेट के अनुसार देखा जाए तो जो रेट होता है, अगर रेट हमारा बढ़ता है तो खपत क्या हो जाती है हमारी, अगर पैसे उतने ही रहे तो खपत क्या करना पड़ता है, हमको कम करनी पड़ती है। अगर किसी चीज का रेट बढ़ जाए तो खपत को हमको कम करना पड़ता है। अगर ये कंडीशन है यहाँ पर कि अगर हमारा जो दिया गया पैसा वो नियत रहे, बराबर रहे, व्यय जो है उस पर जो व्यय किया जा रहा है वो क्या रहे, जो खर्च किया जा रहा है वो कितना रहे, नियत रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, खर्चा उतना ही। जैसे कि मार्केट में आज हम कोई भी चीज आलू खरीदने के लिए गए मार्केट, मान लेते हैं कि कल हम आलू लेकर के 100 रुपए का आए, 20 रुपए किलो के अनुसार, तो हमें कितना आलू मिला, 5 किलो आलू मिला। 20 रुपए में अगर हमने खरीदा तो कितना मिला, 5 किलो आलू मिला। लेकिन फिर हम अगले दिन गए तो क्या हुआ, रेट जो है हमारा वो बढ़ गया, उसने कहा भैया 25 रुपए किलो आलू है, 100 रुपए हम घर से 100 ही लेकर के गए हैं, तो अब क्या होगा, हमको आलू कितना मिलेगा, 4 किलो मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर रेट बढ़ता है तो खपत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, डायरेक्टली का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रेट बढ़ा तो फिर खपत क्या हो जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी। ये हम लिख लेते हैं, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ये चीज तो हमने ये पढ़ लिया कि जो रेट है, प्राइस है, गुणे कंजम्पशन जो खर्च है, वो हमारा कितना होगा, एक्सपेंडिचर, मतलब नियत होगा। इसको क्या कह सकते हो, इसे हम कह सकते हैं दर, इसे कहते हैं दर। और ये हमारे पास क्या है, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, ये है हमारे पास खपत। सभी लोग हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लें, एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है खर्च। ये बात बिल्कुल सबको क्लियर है। ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं ये सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, ये फॉर्मूला नोट हो गया। इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं ये लिख लेते हैं। पहले प्राइस लिखे, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ प्राइस, यहाँ पर कंजम्पशन, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली कुछ स्टेज में इनिशियल पहले क्या था और फाइनल अब क्या है। ठीक है, देखते हैं मैं आगे। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितनी हमारे पास है, तेल की कीमत में क्या है, 25% बढ़ गई है। पहले कितनी भी थी हमें नहीं पता। इन दोनों का रिलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नीचे इसके अपॉन में इसको हम लिख लेते हैं एक्सपेंस, खर्चा। अब यहाँ 4 ब्लॉक बना लेंगे छोटे छोटे। इन ब्लॉक्स में वैल्यू को रखते हैं। अगर कभी भी ये चीज अगर कहेगा खर्च जो है नियत है, मतलब पहले का खर्चा अब का खर्चा बराबर है। अगर ये कहेगा एक्सपेंस जो है नियत है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो एक है। नियत का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो फिर आगे क्या कहेगा क्वेश्चन, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि, पहले कीमत कितनी रही होगी। अच्छा, एक चीज याद रखनी है हमको, अगर एक्सपेंस जो खर्चा है वो नियत रहता है तो रेशियो 1/1 का होता है। अगर खर्च एक्सपेंस नियत है तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, अगर ये प्राइस कितना दिया गया है, 100 दिया गया है पहले से, अब बढ़कर के कितना हो गया, 125। 100 था, कितना हो गया, 125। तो उपभोक्ता को खाद्य तेल में
खपत कितने प्रतिशत कमी करनी हो, खपत की बात कंजम्पशन। हमने बताया अगर एक्सपेंस हमारा नियत रहता है तो ये दोनों इन्वर्सली हो जाते हैं, 125 हो जाता है और ये 100 हो जाता है। क्लियर? तो पहले 100 खपत कितनी थी 125 की, अब खपत कितनी हो गई 100 की। परसेंट में अगर बात करें तो ये हमारा कितना परसेंट होगा, कितने परसेंट की कमी लानी पड़ेगी। परसेंटेज कमी करने के लिए बात करें तो ऐसे निशान लगा लेते हैं। पहले कितना था 125 से 100 करना है, तो 125 जिससे कंपेयर कराते हैं उसे कहां रखते हैं नीचे, 125 से 100 जाना है। तो पहले से कितना कम हो गया 125 माइनस 100 गुणे, मतलब बात हो गई यहाँ पे कितनी 25 बटे 125 गुणे 25 से काटे तो 5 और 5 से काटे तो 20, मतलब अब खपत उसको कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी 20% उसको अपनी खपत को कम करना पड़ेगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर सभी को। ये जब कभी भी दर खपत के साथ खर्च दिया जाए कि दोनों का ये रिलेशन होता है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अगर हम समझ जाएंगे तो जितने भी हमारे क्वेश्चन दर खपत और खर्च से रिलेटेड आएंगे सभी को सॉल्व कर देंगे। ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज अगर हमारे खर्च जो है नियत रहेगा तो इसका हम इसका रिलेशन इंटरचेंज हो जाता है। बस इतना समझ लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 550 का x% 150 के 12% बराबर 125 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यहाँ पर सिंपल ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। इसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है जहां x का मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब है x, तो 550 गुणे x%, अभी हटाना है तो हटा सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसे लिख भी सकते हैं। लेकिन ठीक है अगर परसेंटेज को हटा ले तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। 100 कर लेते हैं माइनस 150 का 12% बट्टे 100, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर कितना है हमारे पास 125, यहाँ पर दिया गया। ये x निकालना है। हम यहाँ पे इस नंबर को 0 से 0 और 2 से काटे तो 5, 2 से काटे तो 6, 5 से काटे तो 3, कितना नंबर आ गया, ये 0 ये 0 काट देगा, 5 से काटे तो 2 और 5 से काटे तो 11, तो 11 बटे 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 125। तो ये था ही, माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। हमारे पास कितना नंबर हो गया 8 और 5 13 के 3, यहाँ पर 143, 11 बटे 2x। हमें पता है 11 से काटे तो 11 1 11 11 3 33, 13 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो कितनी हो जाएगी 26, 13 दूना कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर ऑप्शन ई जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर 11 बटे 2 ही आएगा हमारा। अगर 18 को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, प्लस करने पर ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी को। इसका आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं, आंसर जो है हमारा वो 26 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1248 का 25% का x% 20% का 928 484 बटे भाग में 4 दिया गया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी देख लेते हैं। पहले तो जो बात हमने अभी बताई थी कि परसेंटेज जो जहां कहीं भी दी हो उस परसेंट को फ्रैक्शन में जरूर याद कर लें। फ्रैक्शन में याद करने से जो क्वेश्चन है आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बहुत अगर परसेंटेज अच्छी है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं भी है तो फिर हमसे बना भी सकते हैं। यहाँ क्या है 1248, 25% को देखे तो कितना लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर सभी को। और यहाँ x है 20% क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। अब 9 8 4 8 4/4 दिया। क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करें। 4 से अगर इसे काटे तो 4 3 4 1 4 2 कितना हुआ 312 प्लस x/5। अगला क्या है, अगर इसे हम 4 से काटने की कोशिश करें, देख लेते हैं याद कर रहा हूं नंबर। 4 2 8 4 4 4 6 और 4 2 4 1 4 2 8 4 24 4 2 8। यहाँ पर
984845 दिया है। 4 से काटे तो 4 2 8, यहाँ पर 4 8 ठीक, 24 4 2 4, कितना आया 24,621। अब इस नंबर में 312 को हटाओ और x का मल्टीप्लाई करना है। तो 24,621 में से अगर हम नंबर को घटाना हो कभी तो भी मोस्टली कोशिश करो इसको उधर ना ले जाकर के यहीं पर घटाओ ऐसे, तो एट लास्ट हमको आंसर निकालना है, तो जल्दी होगा ऐसे सॉल्व करने से। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 1 से लिया, यहाँ पर 6 से 3 और ये 2, कितना हुआ x, और गुणे कितना हो जाएगा 5 का। 5 का नीचे से डिवाइड वाला वहां पर क्या बनाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करके देख, 5 9 से करो कितना हो जाएगा 45, और 5 से 3 को करो तो 15, 5 को 2 से करो तो 10 और 1 11, 11,545, कितना आ जाएगा हमारे पास 11,545। क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर 11 हो जाएगा नंबर है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 से 1 गया तो 0 बचा, और 6 से 3 गया तो हमारे पास 3 आ गया 2 हो गया, 5 9 45 और 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 11,545। x की वैल्यू कितनी आ रही है 11,545 आ रही है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो हमारा आंसर जो है 11,545 होगा। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन शायद ये 11,545 ही है। क्लियर है ये? 10% का 20% की लगातार छूट की एकल छूट है। जब सक्सेसिव केस आए लगातार छूट पे छूट मिले तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला भी है और हमसे कॉन्सेप्ट से भी समझ लेंगे। कोई भी छूट पर छूट मिलती है इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाता है कि एक फार्मूला होता है नेट छूट। अगर नेट के लिए नेट छूट अगर निकालनी हो कि कितनी छूट हुई है, नेट के लिए फार्मूला क्या निकालते हैं, 2 छूट की बात करें तो। अगर 2 छूट नहीं ज्यादा अधिक छूट है तो फिर उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। छूट पे छूट है मतलब नेट छूट, नेट परसेंट में छूट कितनी मिली है, कुल छूट अगर देखा जाए तो कितनी मिली है ये हम देखें। नेट डिस्काउंट या नेट छूट कह सकते हैं, नेट डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट की बात करें तो कितना हुआ, पहले छूट का मतलब है घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे, तो इसके लिए नेट छूट का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक तो ये माना जाता है, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लेते छूट कितनी, छूट का मतलब माइनस लेंगे क्योंकि हमारे डिस्काउंट मिल रहा है बाकी। अब अगली छूट कितनी है 20, अब माइनस का 10 गुणे माइनस का 20 बटे। क्लियर है ये? माइनस का कितना हो गया, ये 30 हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गई, ये और 0 माइनस माइनस प्लस मतलब 2। तो कुल छूट कितनी आ गई 28%। नेट डिस्काउंट कितना हो गया, नेट डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 28%। तो इसे छूट कितनी मिलेगी 28% की छूट मिलेगी। एक तो ये हो गया, लेकिन अगर एक से अधिक छूट की बात करें तो फिर आगे हम कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ये तो हमारे पास सिंपल एक फार्मूला होता है, इसे हम रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अधिकतर दो ही टाइप के दिए जाते हैं, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 0.03 का 5% का 0.05% का कितना परसेंट है। तो का परसेंट, ये कितना परसेंट है क्या है, इससे पहले तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 0.03% कितना है, तो 0.03% हमारा है कितना, इसे देखते हैं सबसे पहले। तो 0.03% हटता है, यहाँ पर 5% हटेगा मतलब सब हो जाएगा। किसका 0.05 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने से होता है इंटू 100 करते हैं। क्लियर है? ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, 5 से काटा, ये 100 इस 100 से काट देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3%। कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाए जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। क्या कह रहा है, कुल व्यय पहले जैसा रहे, कुल व्यय जो है वो नियत रहे, उसमें परिवर्तन ना किया जाए। तो हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ा है, अगर कुल व्यय में परिवर्तन ना किया जाए तो दोनों में क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन हो जाता है। पहले इनिशियल कुछ थी, अब फाइनल हो गई, पहले प्राइस फिर कंजम्पशन खपत, और इन दोनों का अगर ये हमारा नियत रहता है, एक्सपेंस खर्चा जो है क्या होता है, नियत है। नियत मतलब परिवर्तित नहीं किया गया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाला बॉक्स की वैल्यू यहाँ और इस बॉक्स की वैल्यू यहाँ आ जाती है। पहले बॉक्स में रख लो, दूसरे बॉक्स में रख लो, जो वैल्यू दी हो उसे सीधे अपने पास पुट कर लो। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, 125 की, तो 100 था, 25 की वृद्धि 125 में पेट्रोल हो गया। अब 125 की कंजम्पशन था, अब ये 100 हो गया। यहाँ से हम दूसरे तरीके से भी चाहे तो काट भी सकते थे आपस में। तो अब क्या है, 125 था 100 पर हो गया, तो पहले की तरह ही अगर परसेंटेज कंजम्पशन में क्या है, अगर कमी करने की बात की जाए तो फिर हम लिख सकते हैं इसको कितना, 100 और कमी 25 की कमी की गई ना, 25/125 पूरे 100। अगर 25 से काटे तो 4, 25 से काटे तो 5, 5 से काटे तो 5, कितना आया 20%। तो 20% की कंजम्पशन में कमी कर दी गई। कितनी कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल जो भी चैनल पे आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं कल की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।